नमस्कार सभी को शुभ संध्या, सादर प्रणाम सभी श्रोताओं को और आज के हमारे अतिथि को अखिल भारतीय काव्य मंच के पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं खुशी झा। आज की शाम हम मिलेंगे आदरणीय श्रीमती त्रिवेदी जी से स्मृति त्रिवेदी जी से, जो कि बिहार से हैं और अभी दोहा कतर में रहती हैं। जो कि बहुत ही बेहतरीन संचालिका है, सर्वगुण संपन्न है। जानेंगे बहुत कुछ। उससे पहले माँ की वंदना करते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। स्वागत है सभी का। सिद्ध के दाता गणनायक को प्रणाम, देवों के देव महादेव को प्रणाम। कमल विराजे वीणा साजे माँ शारदे को प्रणाम। करती है जो दुष्टों का संहार माँ दुर्गे को प्रणाम। जिनकी दया से होता है उजाला उन अदृश्य शक्ति को प्रणाम। राधा किशन सीताराम हंस वाहिनी विद्या की देवी को बारंबार प्रणाम। तो मैं सबको नमन करती हूँ और इस मंच को नमन करती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले जो है कि आज के लाइव का, आज के प्रोग्राम का बहुत ही सुंदर बनाया है वीडियो हमारे रोशन जी ने। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ममता जी, अगर आप सुन रही हैं तो आप वीडियो चला दें खुद ही प्लीज। को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। आज की शाम अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पेश कर रहा है एक बहुत ही बेहतरीन साक्षात्कार, जो आज की अतिथि है हमारी बिहार से आदरणीय स्मृति त्रिवेदी जी, जो कि अभी के समय में वो दोहा कतर में रहती हैं। एक कुशल संचालिका के साथ साथ एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाली शिक्षिका भी हैं और ये एक गायिका भी हैं, लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं और ना जाने कितने सम्मानों से इनको नवाजा गया है, उनका वर्णन नहीं है। इनकी वाणी में सरस्वती विराजती हैं। इनके चेहरे पे जो है खिलता कमल जैसा चेहरा है इनका। तो जानेंगे एक बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक साक्षात्कार से हम आज रूबरू होने वाले हैं। तो आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत शुक्रिया। आप सब जरूर जुड़िए शाम 7 बजे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पे। बहुत शुक्रिया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आप लोगों ने देखा। तो बहुत ही कम उसमें फोटोज आए हैं, तो इनकी जो है कि सम्मान और खूबी जितनी मैं करूं उतनी कम ही है। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि एक बिहार से है और मैं भी बिहार से हूँ। और इनके परिचय से इतनी ज्यादा मैं प्रभावित हुई कि मुझे बहुत ही इच्छा हुई कि मैं इनसे रूबरू हूँ और इनको जानूं मैं, और आप सब भी जाने कि एक जो है कि बिहार से महिला, इनमें जो खूबी है वो बचपन से ही भरी पड़ी है और आज जो है ये ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो इनके सम्मान के लिए मैं क्या कहूँ कि इनकी खूबी और सम्मान जो है, लिखने बैठी थी तो पेज कम पड़ गए थे, तो फिर भी मैंने लिखा है। याद तो नहीं है फिर भी कि इन्होंने जो है 10 वर्ष की आयु में ही मंच संचालन करना शुरू कर दिया था। तो इसके लिए बहुत बहुत तालियां देती हूँ मैं। और पटना दूरदर्शन आकाशवाणी में पहली प्रस्तुति रही है इनकी। और प्रेरक वक्ता है, कवित्री है, लेखिका है, साहित्यकार है, गायिका है, नृत्यांगना है और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षिका है। तो महामहिम राज्यपाल शफी कुरैशी जी द्वारा सम्मान पत्र बिहार गौरव मिला है इनको।
और दिनकर दिवाकर काव्य प्रतिभा पुरस्कार, प्रेमचंद स्मृति पुरस्कार कहानी लेखन में, स्वर्णिम संस्कृत साहित्य पुरस्कार, ऑल राउंडर है, स्कॉलरशिप मिला है विद्यालय महाविद्यालय में, भाषण में, वाद विवाद में, नृत्य में, संगीत में, खेल कूद में, प्रकाशित रचना है कहानी मेरी अनुभूति। सोच जो है इनकी काबिले तारीफ है और सैल्यूट देने वाली है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे कार्य करते हैं और बुजुर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाना इनका इनकी सोच में शामिल है। प्रतिभा की धनी है और बचपन से ही कुछ लोगों में जो होता है कि जब आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं तभी वो धीरे धीरे उनकी प्रतिभा उजागर होती है। लेकिन हमारी जो ये बिहार की बेटी है इनमें बचपन से ही कूट कूट के प्रतिभा भरी हुई है। तो हम इनके बारे में जितना भी कहें उतना कम है, कम ही लगता है मुझे, मैं कुछ नहीं कह पाई। तो आप रूबरू होंगे इनसे, तो मैं शुरुआत करती हूँ और बहुत सभी श्रोताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच जुड़े हुए हैं बजरंग लाल केजरीवाल जी, आदरणीय संस्थापक सर अंजनी सर, हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा जी, स्वागत है आपका और प्रणाम करती हूँ मैं सभी श्रोताओं का। और मैं इनसे स्वागत करती हूँ आपका आदरणीय स्मृति जी। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो, कुछ कमी रह गई है तो उसको आप पूरी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर्वप्रथम अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई को मैं प्रणाम करती हूँ, जिस मंच ने मुझे यह सम्मान दिया और साक्षात्कार के लिए निमंत्रण दिया। साथ ही मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती खुशी झा जी, जिन्होंने मुझे इतने प्रेम पूर्वक बुलाया कि मैं ना नहीं कह पाई। और रही बात मेरी उपलब्धियों की, तो उम्र बढ़ती जा रही है तो उपलब्धियां भी ईश्वर देते जा रहा है। ये बहुत कृपा है परमपिता परमेश्वर की, माता पिता की, कि जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी, जो साहित्यिक परिवार में मैं पली बढ़ी, वहां से बहुत कुछ वरदान के स्वरूप में मिला। और हाँ, वो तो सही है कि मेहनत करने वालों की, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बचपन से हमारे पिताजी सुनाया करते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कभी गिरी कभी उठी, जैसा कि मैंने अपने परिचय में लिखा है कि शब्दों के संग करूँ हर पल अटखेली, स्मृतियों के संग मैं हमेशा रहती हूँ। और गिर के जो कभी नहीं करे थी, उसका ये संबंधों का संबोधन त्रिवेदी स्मृति। तो मैं अपने आप को हमेशा कहती हूँ कि इंसान गिरता है, पर गिरकर जो उठ जाए वही इंसान शायद आगे बढ़ पाता है, चल पाता है। तो बस आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। और रही बात कविताएं लिखने की, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पटल पर बुलाया गया है, तो कुछ संजीदा कुछ हसीन पलों को संजोया, कुछ संजीदा कुछ हसीन पलों को संजोया, कुछ हंसकर कुछ गाकर, कभी चुप रहकर कभी रोया, कुछ टूटी कुछ बिखरी, कुछ समेटी, कुछ पाया कुछ खोया, एहसासों को अपने शब्दों में पिरोया, काव्यात्मक शैली से जनता क्या कहूंगी, जो श्रोता है उनको भावनाओं में बहाया और कभी नैनों को सिंचित किया, कभी हंसाया, कभी गुदगुदाया, कभी मन को भिगोया। यही प्रयास रहता है मेरा हमेशा सर्वदा ही कि जब मैं लोगों से जुड़ूं। मैं बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ नरेश नाथ सर, मेरे अब शब्द नहीं है उनके लिए, जी मेरे जी जी, हाँ इतने बिल्कुल। आदरणीय आदरणीय नरेश सर जी का सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि सर भी मेरा आज साक्षात्कार देखने आए हुए हैं, तो मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है, बड़े स्नेह की बात है। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको, और सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ जो जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं। जी। इस बीच हमारे बीच गोविंद सर जी और आदरणीय निर्भय जी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं सब प्रणाम करती हूँ हमारे जो नाथ सर जी हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि वो आज हमारे लाइव में जुड़े। ये आशीष है उनका, और सच में बहुत ही सुंदर उनका व्यक्तित्व है, जो हम बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है।
और साहित्य को आगे उठाया है, इसके लिए सच में बहुत ही बेहतरीन काम है। मेरा मैं उनको मेरा प्रणाम करती हूँ। सौभाग्य है कि नाथ सर आए हैं, सचमुच मैं तो धन्य बिल्कुल, हो गई। बिल्कुल, सही कहा आपने बिल्कुल। सच में मुलाकात बहुत ही स्नेह देते हैं। जी, जी। जी, जी, बहुत ही स्नेह देते हैं। इसी बीच हमारे बीच जुड़े हुए हैं आदरणीय कौशल वाजपेयी जी, स्वागत करती हूँ। आदरणीय भूपेंद्र राघव सर जी, प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। और आदरणीय अंजनी सर जी, इस पटल के संस्थापक, बहुत सुंदर साक्षात्कार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत शुक्रिया आदरणीय कुमार वर्मा जी, धन्यवाद आपका। ये सब आप सबका आशीर्वाद है जो कि मैं कुछ बोल पाती हूँ। जी, आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी, प्रणाम और स्वागत करती हूँ। तो आगे की शुरुआत क्या कहूँ मैं, कि आप बिहार से हैं और मैं भी बिहार से हूँ, तो आप लिखने में, गाने में, नाचने में, हर चीज में आप निपुण हैं। यहाँ तक कि पाक कला में भी आप बहुत ज्यादा निपुण है। मैं देखते रहती हूँ, बहुत सारी डिशेस आप बनाते रहती हैं। मतलब कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो कि आप में नहीं है, चाहे वो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना हो कि एनसीसी वाला काम हो। तो बचपन से ही आप करते आ रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कलाएं तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन आपकी ये लिखने की और गाने की और डांस की खूबी और एक तरह से ये प्रतिभा कैसे आई? मैंने कहा कि मैं बड़ी ही सौभाग्यशालिनी रही हूँ। कहते हैं ना कई लोग मेहनत करके बहुत कुछ पाते हैं। तो अब मेरे डीएनए में ये था। मेरे माता-पिता साहित्य से जुड़े हुए हैं। मेरी माताजी बहुत अच्छी वक्ता हैं। और उन उनसे बचपन में सीख लिया होगा। पिताजी मेरे बहुत अच्छा लिखा करते थे। मैं चाहूँगी भी अपने साक्षात्कार के दौरान मध्य में कि अपने माता-पिता की लिखी हुई कुछ रचनाओं को भी पढूँ। और बिल्कुल, शायद यही कारण है कि पिताजी मेरे अब इस दुनिया में नहीं हैं, ईश्वर के पास हैं। परंतु माताजी हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लिखते-लिखते कहीं कुछ अटकती हूँ, तो मैं अपनी माँ को फ़ोन कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ये इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ या कोई अच्छा शब्द बताओ जो मैं अपनी कविताओं में लिख पाऊँ। बचपन से अभिरुचि रही है, परिवार में ऐसा माहौल था, साहित्यिक परिवार था, जहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बोलने पर भी टोका जाता था कि हवा बह रहा है, नहीं हवा बह रही है। तो शायद ऐसे बिल्कुल, माहौल में पली-बड़ी हूँ और आप बिहार से हैं, आप समझ सकती हैं कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा का काफ़ी वहाँ पर प्रभाव है परिवार के बीच में। हम लोग बोलचाल में भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। और लिखने का जहाँ तक प्रश्न उठता है, बस मैं यही कहूँगी कि शायद माता-पिता से ही आया और मेरी अभिरुचि बढ़ती गई। मेरे 2 भाई बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध अभी झारखंड में है वो, नेतरहाट विद्यालय में पढ़े हुए थे। तो नेतरहाट विद्यालय एक जाना-माना विद्यालय है, जहाँ के विद्यार्थी हिंदी भाषा बिल्कुल, में प्रकांड होते थे। तो जब वो लोग घर लौट कर आते थे, तो घर में हमारे यहाँ अंताक्षरी हुआ करती थी कविताओं की। और हमारे यहाँ फ़िल्मी गाने गाने का ये नहीं था, अनुमति नहीं थी माता-पिता की तरफ से। तो हम लोग कविताओं में अंताक्षरी खेलते थे और आपको अगर कविताएँ नहीं आती हैं, तो आपको बनानी पड़ती थी। बिल्कुल, तो कभी दिनकर जी की कविताएँ, कभी निराला जी की कविताएँ, कभी मैथिली शरण गुप्त की कविताएँ और महादेवी वर्मा की कविताएँ, ऐसे ही सबकी कविताओं को हम लोग पढ़ते थे और जब भूल जाते थे, तो हम अपनी रचनाएँ छोटी-छोटी जो बालपन की रचनाएँ होती हैं, उस तरह की रचनाएँ कर लिया करते थे और ऐसे ही लिखते-लिखते शादियों में गीत लिखा करती थी मैं। आज मुझे याद आ रही थी कि आप साक्षात्कार में तो शादियों में हम लोग फ़िल्मी तर्ज पे गीत लिखा करते थे। अपनी भाषा में भोजपुरी में मैं बहुत सारे गीत लिखी हुई हूँ बचपन में। पर उस वक़्त कभी सोचा नहीं कि इतनी कवयित्री या कुछ बनना है, बस लिख दिया करते थे हम लोग। शादियों में जाना है तो मेरा काम यही होता था कि बड़ी बहनें कहा करती थी कि फटाफट तू गीत लिख, हमें शादियों में जाना है। तो मैं गीत लिख दिया करती थी और शायद बचपन से ही शायद आदत रही और अब चूँकि ये कोविड और कोरोना की वजह से मंच मिलते चले गए। हालाँकि विद्यालय, महाविद्यालय में मैंने बहुत सारे मंचन किए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, दूरदर्शन पर किया है, आकाशवाणी पर मैं बोलती थी और बस ऐसे ही अवसर मिलता चला गया और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता-पिता को, अपने ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, कि ऐसे माता-पिता मुझे मिले जिन्होंने बिहार, आरा एक छोटा-सा शहर है, जहाँ के बच्चों को ऐसा नहीं कि अवसर नहीं मिलता पर हमारी पीढ़ी में थोड़ा मुश्किल था। पर कभी भी मेरी माताजी ने हमें नहीं रोका कहीं भी जाने से, चाहे वो एनसीसी का कैंप हो, चाहे स्पोर्ट्स का कैंप हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो।
और यही कारण था कि हम आगे बढ़ते चले गए ईश्वर की कृपा से। और ये एक बहुत बड़ा, मेरी माताजी हमेशा कहती थी कि कभी मत सोचो कि कोई और कुछ कर सकता है, वो तुम नहीं कर सकती। तो प्रयास करते रहना चाहिए इंसान को। और दूसरी बात मेरी माताजी कहती थी कि जब आपके बच्चे को कहीं पर चयन किया जाता है, सेलेक्ट होते हैं जब आपके बच्चे, तो कई बार माता-पिता, आपको पता होगा कि हमारे राज्य में कई ऐसे माता-पिता होते हैं जहाँ सेलेक्ट होने के बाद भी, चयनित होने के बावजूद भी जाने नहीं देते, अनुमति नहीं देते। तो मेरी माताजी कभी-कभी पिताजी से इस बात पे लड़ भी पड़ा करती थी कि हमारे बच्चे चयनित हुए हैं, सरकार इन्हें चुन कर ले जा रही है, कुछ तो खास बात होगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ बारंबार अपनी माँ को और अपने पिताजी को कि ऐसा अवसर दिया, और आज साक्षात्कार आप ले रही हैं या जहाँ कहीं भी कुछ नाम होता है, तो बस सारा श्रेय मैं अपने माता-पिता को ही देना चाहूँगी। बिल्कुल, सही कहा आपने कि जो माता-पिता होते हैं, वो हमारे सबसे बड़े जीवन के आदर्श होते हैं और भगवान का दूसरा स्वरूप होते हैं। आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि आदरणीय स्मृति जी, साहित्यकारिता से बड़ी सेवा नहीं बनी अब तक और समय के सदुपयोग का इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा। इसी बीच हमारे बीच जुड़े हुए थे आदरणीय कुलदीप मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया और सादर प्रणाम करती हूँ आपको। आदरणीय रोशन झा, गोपाल जी, बहुत शुक्रिया, सादर प्रणाम, स्वागत है। आदरणीय दिनेश देव जी, स्वागत और प्रणाम करती हूँ आप सबका, आदरणीय रोशन जी का। और हमारे बीच जुड़े थे और आप बहुत सारा आशीष दे रहे थे, आदरणीय नरेश नाथ सर जी। तो सच में आज मैं अगर यहाँ हूँ तो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक मंच होना चाहिए। आपके पास कितनी भी खूबी क्यों ना हो, लेकिन एक मंच होना चाहिए। जिस तरह से जिंदगी को बढ़ाने के लिए माँ बाप होते हैं, उसी तरह आपको आगे बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ एक मंच होना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकती हैं। और वही हमारे आदरणीय नरेश नाथ सर जी ने दिया और हमें जोड़ा, क्योंकि आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो बहुत ही सही और अच्छी बात कही आपने कि माँ बाप की, माता पिता की देन होती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी वो सबसे पहली रचना जो आपने लिखी हो और आपके दिल को छू गई हो, क्योंकि जो पहली रचना होती है और पहला गीत होता है वो यादगार होता है। हाँ, यादगार तो होता है। पहली रचना मेरी बड़ी रोमांचकारी है। मैंने जी, हालाँकि तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। परंतु मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं उस रचना को, जी, पहली रचना ढूँढनी पड़ेगी मुझे। वैसे तो पहली रचना मैं कहूँगी, मेरे अच्छा घर में एक अच्छा। छोटा-सा पेट था, कुत्ता था, और मेरी जब मैं छोटी-सी थी, 5, 6, 7 साल की रही होंगी, तो अगर पहली रचना कहेंगी तो वो पहली रचना थी कि टूटी-फूटी भाषा में मैं मंचों पे जाया करती थी, पिताजी माताजी भेज दिया करते थे और कई कार्यक्रम हुआ करते थे हमारे यहाँ। तो अब हँसने 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 वाली बात नहीं है, पर एक बच्चे की मनोभावना है कि जब मेरे कुत्ते को दूध दिया जाता था, तो उसमें पानी मिला के दिया जाता था। तो हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, तो मेरी पहली रचना मुझे याद है कि पानी में दूध मिलाते हैं, बस एक बूंद टपकाते हैं, वह चाट कर रह जाता है, इसे बहुत तरसाते हैं। ये मेरी पहली क्या पंक्तियाँ बात है। हैं। तो मुझे बड़ा दुःख होता था कि उसे इस तरह की ये बात, मतलब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें लगता था कि उसे पूरा दूध मिलना चाहिए। तो माताजी कहा करती थी कि नहीं-नहीं, कोई भी जानवर को ना ऐसे एकदम शुद्ध नहीं देना चाहिए। उसको कुछ मिलाकर देने से उसे पचने में आसानी होती है। वैसे मैं सुनाना चाहती हूँ जो कविता मेरी सबसे पहले ये हुई। ये कविता है, संध्या ने बाँध लिया सूरज को आँचल में। हालाँकि कई पटरों पर मैंने इसमें पढ़ा है, फिर भी आज पढ़ती हूँ। स्वागत है। संध्या ने बाँध लिया सूरज को आँचल में, संध्या ने बाँध लिया सूरज को आँचल में, आओ, आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें। आभा रवि के मुख की रोगी सी पीत हुई, आभा रवि के मुख की रोगी सी पीत हुई, किरणें कुम्हलाई, ज्यों कुम्हलाई छुई मुई, किरणें कुम्हलाई, ज्यों कुम्हलाई छुई मुई। सन्यासी सा फीका रवि दिखता है नभ पर, सन्यासी सा फीका रवि दिखता है नभ पर, इंद्रधनुष डूब गए छितराए बादल में, आओ, आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें। संध्या ने बांध लिया सूरज को आंचल में, आओ घर लौट चलें। अंबर के तरुवर से ज्योति भरा फल टूटा, अंबर के तरुवर से ज्योति भरा फल टूटा, लौटते पखेरु के पंखों से बल छूटा,
लौटते पखेरू के पंखों से बल छूटा, नीड़ों में अकुलाया दिन भर का सूनापन। नीड़ों में अकुलाया दिन भर का सूनापन, देखो देखो फिर डूब रही घाटी भी काजल में, आओ आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें। जाने क्यों याद मुझे आया वह घर अपना, जाने क्यों याद मुझे आया वह घर अपना, आंखों में रह रहकर नाच रहा वह अंगना। शायद शायद सतरंगी संबंधों ने रंग डाला, शायद सतरंगी संबंधों ने रंग डाला, आंखें भी डूब रही उतरा के अब जल में, आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मतलब एक ऐसी रचना कि जिसमें एक दृश्य आ जाता है आंखों में। और बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय विकास सर जी का, विकास जी और बहुत प्रणाम करती हूँ। जी प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय राहुल चौहान सर जी का स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। सभी श्रोताएं हमारे जुड़े हुए हैं जी, प्रणाम। तो अच्छा लग रहा है। और हाँ, आदरणीय गिरीश उपाध्याय जी, स्वागत है, प्रणाम करती हूँ। और हाँ, मैं कह रही थी आदरणीय जेशान कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, ये हमेशा हमारे लाइव में जुड़ते हैं जी, प्रणाम और स्वागत है आपका पटल पे। कि आप बिहार से मतलब वहाँ दोहा कतर तक का सफर के बीच इन जो है कि इसमें कह सकते हैं कि सफर जो हुआ आपका, तो इस बीच आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, और जो बिहार से आप दोहा कतर में रहने आई, तो वहां पे आपने खुद को, होता है ना कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे आए तो अपने आप को थोड़ा सा जो है कि संभल बिठाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आपको ऐसा वहां पे रहने में अपने आप को ढालने में कैसा, मतलब कोई स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर और जो आप इतना आगे जा रही हैं इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? लंबी कहानी है, पर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगी। जी जब जी मैं बिल्कुल। दोहा कतर आई तो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल वातावरण यहाँ का अलग था। यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग था, यहाँ का रहन-सहन बिल्कुल अलग था। और मैं इसके पहले मुंबई में थी, भारतवर्ष में। वैसे तो बिहार से मैं सीधे नहीं आई हूँ, मैं इसके पहले मैं 5 साल गुजरात में थी, फिर मुंबई में थी, फिर मैं यहाँ आई। तो लगातार बिहार में रहने का नहीं, बचपन ज़रूर गुज़रा है वहाँ पर। बाद में जहाँ-तहाँ पढ़ने के लिए, अध्ययन-अध्यापन के लिए जाना पड़ा, और शादी के बाद मैं बाहर ही रही। लेकिन यहाँ जब आई तो थोड़ा लगा कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है इस देश में। और जो कविता आपने अभी सुनी, शायद वो कविता यही है कि आओ घर लौट चलें, आओ घर लौट चलें, वो वाली मनःस्थिति थी। संध्या ने बाँध लिया सूरज को आँचल में, तो ऐसा लगने लगा था कि शाम होते ही ऐसा लगता था कि अपने देश लौट के चले जाएँ। परंतु यही कहना चाहूँगी कि जब आप मन में ठान लेते हो किसी चीज़ को कि जब यहाँ आए हैं, यहाँ रहना ही है, तो फिर किस प्रकार रहें? तो मैं सच बताऊँ तो शुरुआत के 5 वर्ष मैं बिल्कुल मेरे हिंदुस्तान के लोग थे, परंतु ज़्यादातर बाहर के लोग थे। तो कोई पर्व त्योहार जब मैं मनाती थी, तो अकेले ही करती थी। मैंने कुछ छोड़ा नहीं कभी भी, अपना अकेले ही करती थी, और शायद मैंने सीखा भी कि कभी-कभी आप कई नई चीज़ सीखते हैं। जब एक पौधे को दूसरी जगह लगाते हैं, तो वो पौधा थोड़ा वक़्त लेता है फिर से खड़ा होने में। जब बीज से एक पौधा उगता है, तो वही स्थिति थी भारतवर्ष से यहाँ आने के बाद। और 4-5 वर्ष तक ऐसा लगा कि शायद यहाँ से हम वापस लौट के चले जाएँगे। मैंने कुछ वर्ष तक विद्यालय में वही शिक्षिका का जो है वो जॉब किया, नौकरी करी, और इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखती थी, कभी नौकरी करके, कभी यहाँ पर एक फ्लावर एंड वेजिटेबल शो होता है, जो ग्रीनरी को प्रमोट किया जाता है। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपना तन-मन-धन लगाया। यहाँ पे पेड़ उगाना यानी निरस्त पाद पे देसे रन्यों दुमायते, आपने सुना होगा कि गाछ न बिरिछ सहारेर प्रधान। ऐसे रेगिस्तान में मैं आई हुई थी, जहाँ पर वृक्ष उगाना एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग, मुझे बाग-बगीचे लगाना बहुत पसंद है। और मैंने कुछ वर्ष तक उसमें अपना ध्यान रखा। मुझे काफ़ी सारी मतलब प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, आउटडोर गार्डन, इंडोर गार्डन, और वहाँ एंकरिंग करने का, इवेंट प्लानिंग करने का। तो मेरा मन लगने लगा फिर कि एक ऐसे देश में जहाँ पर मतलब पेड़-पौधे नहीं है, वहाँ मैं इतना बड़ा कार्य कर रही हूँ।
तो मेरा मन उसमें लगने लगा। कुछ वर्ष तक शिक्षिका रही, फिर मेरी दूसरी बिटिया आई यहीं पर सौभाग्य से, तो कुछ वर्ष उसके साथ व्यस्त रही। लेकिन पढ़ना-लिखना मैंने कभी छोड़ा नहीं। क्योंकि शायद वो मैं कहूँगी कि अब वही वापस बात आती है कि कहीं न कहीं रुधिर में प्रवाहित होता है, आपके जो साहित्य है, जो आपका विद्या है, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। और बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते खुद भी पढ़ा करती थी। और फिर कुछ वर्षों के बाद मैंने यहाँ एक संगठन बनाया, सौभाग्य से मैं कहूँगी 12 वर्षों के बाद, हालाँकि मेरे साथ गुजराती, मराठी, दक्षिण भारतीय, जॉर्डन के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं, बहुत अन्य देशों के भी लोग हैं जो मित्रवत व्यवहार करते हैं। और मैं बहुत बातचीत करती हूँ। एक कवयित्री के बारे में आप समझ सकती हैं, एक लेखनीकार या फिर कि जो साहित्यकार होता है या कहानीकार होता है, और वो स्वयं ही इतनी रचनाएँ करता है कि ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरा मन नहीं लग रहा। परंतु अपने देश को हमेशा ही मैंने मिस किया, कहीं न कहीं यादों में रहता था। और फिर इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखती थी। फिर मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ दिन नृत्य संचालिका का कार्य किया, पढ़ाने का कार्य किया, बहुत सारे विद्यालयों में कार्य किया मैंने, लेकिन लगातार नहीं की। कुछ वर्ष करती थी, कुछ वर्ष छोड़ती थी। और यहाँ पर भी बहुत सम्मान मिला, और ख़ास करके जो मैं बिहारी संगठन जब मैंने बनाया यहाँ पर, मैंने देखा कि यहाँ हर राज्य के लोग अपना-अपना संगठन बना के रहते हैं। तो मैंने अपना संगठन बनाया, और उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे बहुत सारा पर्व त्योहार है जो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े आनंद से मनाते हैं, और हमें बिल्कुल नहीं लगता कि मैं भारतवर्ष में नहीं हूँ, हमने दूसरा भारत यहाँ पर बना रखा है। तो बड़ा ही आनंद आता है, बड़े अच्छे से आनंद के साथ हम लोग रहते हैं। जी, तो आपने बहुत ही जो है कि एकदम कुशलता से और अच्छे तरीके से अपने आप को व्यस्त भी रखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि अपने आप एक तो बिहार से आके कहीं और जगह रहना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को उस परिवर्तन में, उस समाज में, उस लोगों के बीच ढालना। लेकिन आपने उसको उस रंग में खुद को ढाला भी, और बहुत ज़्यादा अपने आप में परिवर्तन भी किया, और वहाँ रह के संगठन भी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और तो अभी आप मतलब वहाँ पे ऐसी कौन से संगठन चला रही हैं जिसमें से कि बिहार के लोग भी जुड़े हुए हैं? जी, मेरा संगठन जो है बिहारी संगठन है। और वैसे मैं कोई चला नहीं रही हूँ, मैंने उसको बनाया है। और हम सब, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक जो नेतृत्व करता होता है या कंट्री होती है, उसका कार्य होता है सबको लेकर के चलना। तो यहाँ पर लगभग 100 ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने जोड़ा है, वैसे और भी ज़्यादा होंगे। और अपने तरफ के लोग मिल जाते हैं तो आपको अच्छा तो लगता ही है, परंतु सबके साथ मिल-जुल कर रहना चाहिए। और उस संगठन में हम लोगों का है कि हम लोग आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे त्योहार जो है, जो संस्कृतियों से हम दूर हो चुके हैं, क्योंकि विदेशों में रहना मतलब अपनी सभ्यता संस्कृति से आप दूर हो जाते हैं। तो इन बिल्कुल। चीज़ों के लिए आपको कहीं न कहीं कुछ एक समूह बनाना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। इसके अलावा और कुछ ख़ास ऐसा नहीं है, परंतु हम जब भी जुड़ते हैं, हमारे इस ख़ास करके आपने सुना होगा छठ त्योहार जो होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है, महापर्व होता है। जी। उस पर्व को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, 11 वर्षों से मैं छठ कर रही हूँ। तो मैं जब अकेली थी तब भी करती थी, आज संगठन है तब भी करती हूँ। हाँ, लोग होते हैं तो आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है, दुगना-चौगुना हो जाता है। और बहुत जी, सारे जी। कार्य हैं, हिंदी टोस्ट मास्टर से जुड़ी हुई हूँ, अंग्रेजी टोस्ट मास्टर से जुड़ी हुई हूँ, कुछ न कुछ करती ही रहती हूँ। और परिवार है, घर है, उसमें भी समय देना होता है, और लिखना-पढ़ना तो चलता ही रहता है। जी, जी, जी। तो आप एक शिक्षिका भी हैं और समाज सेविका भी हैं। तो इस हिसाब से आपके नज़रिए से जो आप समाज सेवा करती हैं, तो उस हिसाब से समाज में आप क्या परिवर्तन लाना चाहती हैं, और आपके हिसाब से परिवर्तन क्या होना चाहिए? किस विषय को लेके? देखिए, शिक्षिका होने के नाते तो कहूँगी कि सभी को शिक्षा मिले। सभी को शिक्षा मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, तो शिक्षा से वो वंचित रह जाए। लेकिन मैं लड़कियों के लिए ख़ासकर बोलूँगी, बच्चियों के लिए, जो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं चूँकि भारतीय हूँ, और मैंने अपने भारतवर्ष में देखा है कि जब बच्चियाँ पढ़ाई-लिखाई नहीं करती हैं, तो उनका जीवन बड़ा बोझ हो जाता है। अ, अब मैं इन सब विषयों पर आती हूँ तो थोड़ी भावुक सी हो जाती हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएँ, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
और जो गरीब बच्चे हैं खास करके उनके लिए अगर हो सके, जिनके पास अधिक से अधिक पैसा, जैसे अगर हम अमीर लोग यह ठान लें समाज में कि हमें गरीबों को पढ़ाना है, शिक्षा देनी है और उनकी जो उनके नीड है, जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, उसको हम पूरा करें और हर एक व्यक्ति जो एक परिवार को चला सकता है, ऐसे कई परिवार हैं भारत में जो समाज में हमारे, जो कि 4-4 क्या 10-10 परिवार को चला सकते हैं, जिनके पास ना धन की कमी है, ना पैसे की कमी है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो भूखे भी मर रहे हैं। तो यदि हर समाज का हर व्यक्ति यह सोचना शुरू कर दे, आरंभ कर दे कि गरीबी को कैसे हटाना है, शिक्षा कैसे देनी है और शिक्षा ऐसी चीज़ होती है कि एक बस भोजपुरी में कहावत याद आ गई कि पढ़ावा लिखावा ना त शहर में बसावा। तो पढ़ना-लिखना इतना ज़रूरी होता है कि यदि आप नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको ज्ञान की कमी होगी और ज्ञान नहीं होगा तो आपको लोग मूर्ख बना देंगे, बेवकूफ़ बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके साथ जो आपको पता नहीं है आस-पास क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, समाज में ये परिवर्तन होना चाहिए और हर वो व्यक्ति एक मानवता के धर्म से मैं कहूँगी कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भले ही कोई भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, पूरे समाज में ये मुझे धर्म और ये संप्रदाय वाली जो बातें हैं बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती। सर्वप्रथम है मानवता, इंसानियत, जो एक इंसान इंसान को कद्र करे, उसकी भावनाओं को समझे, उसके दुःख को समझे और बस एक-दूसरे से प्रेम से रहें, मिलकर रहें। यही चाहत होती है एक समाज सेविका की या जो समाज सेवक होता है, कि पूरे समाज में जो है वो प्रेम हो, स्नेह हो, सद्भावना हो, समानता हो, बंधुत्व हो, यही इच्छा रहती है। बस यही परिवर्तन लाना चाहूँगी मैं। यदि मेरे जीते जी हो जाए तो बड़ा अहोभाग्य मेरा। जी, जी, ऐसा नहीं कहे, ज़रूर होगा और क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर सोच है कि ये आपने ये पॉइंट वाली बात कही कि हर जिनके पास 2 पैसे से हमारे खाने-पूर्ति से हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा है, तो हम ज़रूर गरीब बच्चियों को, खासकर लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और ज़रूर होगा, आप जिस तरह से कार्य कर रही हैं, तो ऐसा परिवर्तन एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। तो मैं एक आपकी वो एक रचना सुनी थी मैंने भोजपुरी की जी। कांटा वाला कुछ, तो अगर संभव हो तो वो सुनाई, नहीं तो कोई और रचना सुना दें। वो शायद गीत था आपका। नहीं, इसी नहीं बीच वो हमारे तो बीच श्रोता जो जुड़े बिहारी हुए आप हैं बिहारी आदरणीय गिरधारी जी। जी, जी। हाँ, गिरधारी जी, बिहारी जी। सभी श्रोताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ सभी को मैं। जी मैम। हाँ, वो उसको चैती बोलते हैं, चैता जिसको बोला जाता है अच्छा, अच्छा। बिहार में। चैत्र मास में हुँ। 1 महीने तक किसान लोग जब अनाज उगाते हैं, इस समय आपको पता है कि बोनी-रोपनी होती है। हर जगह होता है, बिहार में ही नहीं, हर पूरे भारतवर्ष में होता है। और इस समय एक गीत-संगीत का कार्यक्रम होता है, किसान भाई लोग बाहर बैठ कर के गाते-बजाते हैं, उसको चैती बोला जाता है पूरे चैत्र मास में। तो ये विधा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में होती है, तो आप कह रही हैं तो मैं 4 पंक्तियाँ गुनगुना देती हूँ। वैसे मैं लड़कियों की बात हो रही थी तो मैंने सोचा तो वही कविता सुनाऊँगी, परंतु चलिए याद है मुझे मैं जी, सुना जी, आप वो सुना दें तो ये बाद में सुन लेंगे। नहीं मैं वो भी सुना देती हूँ, चाचा आपकी की पंक्तियाँ सुनाऊँगी चलिए। जी, 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 बिल्कुल स्वागत है। देखिए चैत्र में श्री रामचंद्र का जन्म होता है, तो श्री रामचंद्र जी का जन्म का यह महीना जो है पूरे धूमधाम से मनाते हैं और हर गीत के प्रारंभ में, यानी कि आरंभ में और अंत में रामा ज़रूर हम कहते हैं। तो इस गीत की यही विशेषता होती है। तो मैं गुनगुनाती हूँ, हो सके सब श्रोतागण समझ पाएँ इसको। कटवा कटवा गड़ेला जियरा साले हो रामा ना जइबो बगिया कटवा गड़ेला जियरा साले हो रामा ना जइबो बगिया ना जइबो बगिया हे ना जइबो बगिया ना जइबो बगिया हे ना जइबो बगिया काहे भाई तो कटवा गड़ेला जियरा साले हो रामा ना जइबो बगिया के मोरा कटवा निकली है
के मोरा कटवा निकली है हो रामा, अके मोरा हरी है दर्दिया हो रामा, ना जई वो बगिया कटवा गड़ेला जियरा साले हो रामा, ना जई वो बगिया। धन्यवाद। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर। आदरणीय नरेश नाथ सर जी कह रहे हैं कि वो ट्रेन में है फिर भी जुड़े हुए हैं, आवाज जाती है फिर लौट आती है। तो वो सर जुड़े बहुत हुए हैं, उत्साह यही सौभाग्य की बात है। जी, सर को बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं स्मृति जी जब आप मंचों पे आती हैं तो गाने का प्रयास किया कीजिए, आपके गीत बहुत अच्छे होते हैं। तो जब भी मैं बिल्कुल सही बात है। करके ही गाती हूँ कि कहीं न कहीं कविताओं को गा करके सुनाना शायद उनकी ही प्रेरणा है। जी, जी, बिल्कुल। वो भी मतलब बहुत अच्छा जब भी वो भी जब गाने लगते हैं अपनी रचनाओं के, तो सच में भाव विभोर हो जाती हूँ उनकी हर रचना को सुन के, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही सुमधुर था। आप कोई लड़कियों पे एक रचना सुनाने वाली थी, तो आप वो सुनाएँ। हाँ, पंक्तियाँ तो नारियों के ऊपर बहुत लिखी हूँ, लेकिन आजकल की लड़कियों के ऊपर मैंने लिखा कि मैंने कहीं न कहीं ऐसा महसूस किया कि जो बालिकाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो अपने मन की बात जो है वो अपने ही माता-पिता से यदि कहें और कहते हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। तो अपने धर्म के लिए, अपने न्याय के लिए जो फाइट करना जो होता है ना, वो होना चाहिए। तो ये मैंने लड़कियों के लिए लिखी थी, थोड़ा-सा ही सुनाऊँगी कि डरो मत, लड़ो, समाज से नहीं। समाज से लड़ने की आवश्यकता नहीं, माँ-बाप से, अपने अधिकारों के लिए। तो पहली जो पंक्ति है ये है कि माता-पिता से ही अपने मन की बात को कहें और उन्हें आप कहीं न कहीं कह के अपने भावनाओं को अपने आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं, तो सब सर्वप्रथम माता-पिता ही हैं जो आपको आगे बढ़ाएँ। और समाज के डर से आप कोई बात नहीं कि ये समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो डरो मत, लड़ो समाज से नहीं माँ-बाप से अपने अधिकारों के लिए। सृजन स्थापित करना है, सृजन स्थापित तुमको करना है, तिल-तिल कर तुम्हें मरना है, मरो मत, लड़ो। मरो मत, लड़ो, दुनिया से नहीं, खुद से। दुनिया से नहीं, खुद से, अपनी शक्ति के लिए बढ़ाओ अपनी ताकत, बढ़ाओ अपनी ताकत। यूँ घुट-घुट के मरने से अच्छा मार डालो उस प्रत्येक कृत्य को जो तुमको अबला बनाते हैं। डरो मत, डरो मत, संघर्ष करो, सबला बनो, किसी और की प्रतीक्षा मत करो। यह द्वापर नहीं कलयुग है। डरो मत, कृष्ण बनो, पतितों का नाश करो। यहाँ सतत संघर्ष विफलता कोलाहल का यह राज है। अंधकार में दौड़ लग रही ऐसा झूठा यह समाज है। तो बस इस अंधकार वाली समाज से हमें बचना है। हमें कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि द्रौपदी को बचाने आए थे तो कृष्ण आएँगे। स्वयं इतना संबल होना चाहिए, इतना सबला होना चाहिए हर स्त्री को कि किसी के कंधे की तलाश नहीं करें। आप ऐसी सशक्त बन जाएँ कि लोग आपसे सबल माँगे, लोग आपसे कहें कि मुझे आपसे शक्ति चाहिए। हम तो शक्ति स्वरूपा हैं, हम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। तो हमें किसी से बल की आवश्यकता क्या है? तो मैं आजकल की पीढ़ी की लड़कियों से कहूँगी, हालाँकि बहुत उत्थान हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है, पहले से यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रेरणा सिंह जी लिख रही हैं, मुझे स्वयं प्रेरणा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल सही कहा, प्रेरणा दी आपने कि स्मृति जी तो सही में एक प्रेरणा है। सच में ये हर किसी के लिए अगर इनकी लाइफ को देखा जाए, इनकी ज़िंदगी के पन्नों को फेरा जाए, तो बहुत कुछ सीखने के लिए है और इनसे और हर किसी को ऐसा सच में आपकी जो ये कविता थी, ये रचना थी कि सच में खुद खुद का ताकत बनाना चाहिए। आज की लड़कियों को खुद से लड़ना चाहिए, कोई बचाने नहीं आता है। खुद ही कृष्ण बनना चाहिए और खुद ही अर्जुन भी बनना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आदरणीय निर्भय झा सर जी जुड़े हुए हैं, बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय बजरंग लाल सर जी स्वागत और तारीफ कर रहे हैं, बहुत खूब डरो मत जी, सादर प्रणाम। और क्या कहते हैं,
आदरणीय दीपू पटेल जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है, सादर प्रणाम करती हूँ। और ऐसी भी जो है कि जी नरेश जी, अरे नरेश जी कह रहे हैं डरो मत संघर्ष करो। वाह जी, बहुत ही सुंदर। और सच में इनके कमेंट्स जो है आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी रचना बिल्कुल वचन ही सार्थक मिली, हुई। आशीर्वाद जी, नहीं मिला, बिल्कुल, बिल्कुल। सच में। तो आदरणीय संस्थापक सर जी जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास समय हो आदरणीय अंजलि सर जी, तो आप जुड़ने की जरूर कोशिश करें, और ना हो तो आप लिख दें, तो आगे की कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मैम, आपने हिंदी और संस्कृत और जी, विज्ञान, जंतु विज्ञान से आपने एमए किया है, तो आप सब जी, जी, सब जो सारे, आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हम्म, तो आपने हिंदी से भी अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, सारी भाषाओं को आप पढ़ाते हैं, और आप जो है जंतु विज्ञान से भी आपने एमए किया है। तो आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या रहा है? क्योंकि अ, आपने जीव जंतु जी, विज्ञान से किया है, मैं तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये अलग हटके है। जी, और मैं बता रही हूँ। हमारे घर की कुछ परंपरा यूँ थी कि हमारे यहाँ सब विज्ञान के छात्र-छात्राएँ थे, सबने विज्ञान से पढ़ा। हमारे घर में 5 चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। हम लोग 9 भाई-बहन हैं। मैं सबसे कनिष्ठिका हूँ, क्या मैं बात है। सबसे छोटी हूँ। तो ये प्रथा चली आ रही थी कि सब विज्ञान पढ़ रहे थे। कोई गणित पढ़ रहा था, कोई जंतु, कोई वनस्पति। तो बस यूँ कह सकती हूँ कि वो स्नेह भी वहीं से उमड़ा विज्ञान के प्रति। और विज्ञान के छात्र-छात्राएँ हमारी जो मेरे समय में जो था विज्ञान पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो एक चैलेंज होता था कि बिल्कुल। हालाँकि आज मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप कला लें या विज्ञान लें, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी विषयों में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे जंतु विज्ञान से, वनस्पति से प्रेम था। आप जैसा कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं इतना सब कुछ पेड़-पौधे उगाती हूँ। जीव-जंतुओं से बहुत प्रेम था, उनके बारे में जानना अच्छा लगता था, उनके जीवन के बारे में, और कहीं न कहीं मैं चिकित्सिका बनना चाहती थी, यह भी एक कारण था कि मुझे डॉक्टर बनना था। और लेकिन कहते हैं कि आप कर्ता विधना के कुछ और हैं, कर्ता के कुछ और, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो आप सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। और आज मुझे कुछ और बनना था तो और बन गई। और रही बात संस्कृत की, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो परिवार में हमारे यहाँ हमेशा ही पूजा-पाठ का माहौल रहा था। तो संस्कृत हम लोगों को पढ़ना कंपल्सरी था, मतलब अति आवश्यक था। और साथ में संस्कृत से शास्त्री किया मैंने। मेरे भाई ने आचार्य किया, तो मुझे बहुत लगाव था। संस्कृत भाषा मुझे बहुत प्रिय है। अगर आप पूछेंगी तो सबसे प्रिय मुझे हिंदी है, मातृभाषा मेरी, जिससे बहुत बेहद अगाध प्रेम है, लगाव है, मेरा प्रथम प्रेम है, मैं कह सकती हूँ। अगर विषय पूछेंगी तो विज्ञान से बहुत प्रेम है, चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जानकारी हम प्राप्त करते हैं अपने शरीर के बारे में, जीव-जंतु के बारे में, तो अच्छा लगता है कि कैसे हमारा सब कुछ शरीर जो बना है, किस प्रकार बना है और क्या-क्या होता है। तो मैं सेवा करना चाहती थी लोगों की चिकित्सिका बन के, तो विज्ञान से प्रेम हुआ विषय में। लेकिन अगर आप भाषा की बात करेंगी तो संस्कृत और हिंदी दोनों से बराबर ही प्रेम है। और पढ़ने का अवसर मिला, घर का माहौल ऐसा था, तो सभी विषय पढ़ते थे हम लोग, और यहाँ पर आई तो मुझे अवसर भी मिला सभी विषय पढ़ाने का, तो पढ़ाया भी। लेकिन सबसे अधिक प्रेम आज भी हिंदी से ही है, क्योंकि हिंदी वह भाषा है जिसमें हम सहजता से बोल पाते हैं, अपने एहसासों को, बिल्कुल। मनोभावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो अगाध प्रेम है हिंदी से। जी। तो आप जो है एक बहुत ही बेहतरीन कुशल संचालिका हैं, और संचालन मैं भी करती हूँ, लेकिन त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती है। तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि एक कुशल संचालिका कैसा बना जाए? किन बातों पे मतलब ध्यान दिया जाए? हाँ। देखिए, मैं ये संचालक का कहीं पे कोई कोर्स नहीं होता है, हालाँकि। ये एक जन्मजात आपका वह स्वभाव होता है जब आप किसी भी स्वागत है छोटे-छोटे सर। जो होते हैं, नमस्कार। संचालन करने के वक़्त यदि मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत तैयारी करके नहीं जाती कहीं भी। विद्यालय, महाविद्यालय के दिनों में हम तैयारी किया करते थे, हम कागज़ पर लिखा करते थे, कोटेशन लिखा करते थे, दोहा
चौपाइयाँ, रुबाइयाँ लिख कर के ले जाते थे और किसी विशेष व्यक्ति का कोट्स लिखा करते थे कि उनका संवाद क्या है और हम किसी के आने के पूर्व जाने के बाद बोला करते थे। शायद बचपन से करते-करते एक आत्मविश्वास बढ़ा और यह भी मैं कहूँगी कि मेरे परिवार में भी सब हमारे यहाँ भाई-बहन सबने ये सब कुछ किया हुआ है। तो वो आया और वक़्त के साथ-साथ जैसे ही दूरदर्शन पे काम किया मैंने वहाँ पर काम करने के बाद आकाशवाणी में भी काम किया मैंने और बहुत सारे मंचों पर विवाहोपरांत भी मैं बहुत सारे इवेंट प्लान जैसे होते हैं, जैसे किसी का फंक्शन है, किसी का ये तो स्मृति तुम कर दो, स्मृति तुम कर दो। अ, करते-करते मैं मुझे खुद स्वयं पता नहीं चला कि कब मुझे कितनी कविताएँ याद हैं, कितनी रुबाइयाँ याद हैं, क्या दोहे पंक्तियाँ रामचरितमानस के छंद याद है कि सोरठा याद है और मैं करती गई। तो मैं कोई तैयारी करके नहीं जाती। यहाँ तक कि हिंदी दिवस में यहाँ पर हमारे भारत के दूतावास से एम्बेसडर आए हुए थे। वहाँ भी मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मैं मंच पर गई और एक संचालक के अंदर जो प्रत्युत्पन्न मतित्व होना चाहिए। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आप कुछ देखने के बाद तुरंत क्या बोल सकते हैं, आपके मन में वो तुरंत वो रटी-रटाई चीज़ें थोड़ी देर के लिए ठीक है, परंतु आपके अंदर वो प्रत्युत्पन्न मतित्व होना चाहिए कि आप कोई कार्यक्रम हुआ, तो आप पढ़कर आप बोलेंगे कि बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति थी। आप एक पढ़कर बोलें और आप एक ऐसे ही बोल दें कि वाह! क्या बात है! अद्भुत! बहुत ही सुंदर, शानदार रहा आपका कार्यक्रम। तो वो जो दिल से निकल कर आता है, वो एक बेहतर संचालक बिल्कुल। आपको बनाता है। और आप जब खुलकर एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं, कि आप मंच पर अपने आप बोलिए। आप कुछ बहुत तैयार करके मत ले जाइए। थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर होनी चाहिए, ये कहना उचित नहीं है कि तैयारी नहीं हो, परंतु धीरे-धीरे यह समय के साथ आ जाता है। पर प्रयास करें कि दिल से बोलें। और हाँ, एक संचालक बिल्कुल, के अंदर प्रत्युत्पन्न मतित्व होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। सही सही कहा आपने और आप और एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन संचालिका हैं, मैं पहले बता दूँ। मैं बहुत देर से अपना ही साक्षात्कार दे रही हूँ, परंतु आपका मैंने पहले भी सुना है, बहुत ही धीरज के साथ, धैर्य के साथ आप प्रश्न पूछ रही हैं। चेहरे पर मंद-मंद मुस्कान, अधरों पर मुस्कान लिए हुए, स्मित सा चेहरा आपका, बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है, बहुत प्रभावशालिनी लग रही हैं आप। और आप बहुत ही बेहतरीन संचालिका हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगी। और सबका अपना-अपना अंदाज़ होता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बस बिल्कुल। आपकी तारीफ़ के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। इसी बीच आदरणीय रश्मि रश्मि जी जुड़ी हुई हैं, सादर प्रणाम करती हूँ आपको और स्वागत करती हूँ आदरणीय निर्भय झा सर जी। प्रेरणा जी लिख रही हैं, आज तो बहुत अच्छी सीख मिल गई। जी हाँ, हमारी जो स्मृति जी हैं, इनसे बस सीख ही मिल सकती है और सच में इनसे सीखा जाए तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, वक़्त ने एक और खूबी तरासा विज्ञान से हिंदी संस्कृत। जी हाँ, इनमें जो है खूबियाँ तो फूटी पड़ी हैं, इतनी भरी पड़ी हैं कि जितनी निकालें उतनी बढ़ती जाती हैं। तो आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं हिंदी, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान में मुझे भी महारत हासिल है। जी, संस्कृत भाषा पढ़ना पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है कभी। उमाकांत त्रिपाठी जी, जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे आपकी पसंद की गीत सुनना चाहूंगी। रचना तो मैं सुनती ही रहती हूँ, लेकिन आपसे गीत सुनने का जो मजा है वो लगता है कि बस सुनती रहूं, इतनी सुंदर आवाज है। जी, बहुत गीत यानी कि आप स्वागत है। फ़िल्म के गीत सुनना चाहती हैं, फ़िल्मी गीत सुनना चाहती हैं, गाने या फिर मेरे लिखे हुए गीत या भोजपुरी, हिंदी किस प्रकार के गीत सुनना चाहती हैं? जी, जो आपको सही लगे, जो आपको पसंद है उसी भैया सुना दो। बहुत-बहुत धन्यवाद। बजरंग लाल केजरीवाल हमारे साथ एक अग्रज की तरह हैं, मेरे मेरे बारे में लिख रहे हैं और छोटी बहन की तरह जी मुझे उनका स्नेह प्राप्त होता है। और एक जी जी कार्यक्रम था, प्रथम कार्यक्रम 16 घंटे का मैंने संचालन किया था अनवरत, जहाँ मैं एक पल के लिए भी हटी नहीं थी। जी जी तो उसके बारे में उन्होंने जी। लिखा है। भैया बहुत-बहुत तो धन्यवाद। हमारे बीच जी जुड़े हुए हैं संस्थापक अंजनी सर जी, पटल के जो संस्थापक हैं वो जुड़े हुए हैं प्रणाम और सर। और हमारी आपका आभार सर, अंजलि सर मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए बहुत-बहुत आपका जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत बंधन है आपको। आप कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे आदरणीय सर जी जुड़े हुए हैं और हमारी प्रेरणा जी भी कह रही हैं कि भोजपुरी सुनना है, तो जी बिल्कुल सुनाएं।
अच्छा, भोजपुरी में जी, सुनना है। बहुत सुंदर सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई जी। बहुत धन्यवाद सर, और प्रणाम करती हूँ आपको। आप लगातार जुड़े हैं इस मंच के लिए, और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है सर। जी सर, जी बहुत शुक्रिया सर मैं आपका। जी वैसे तो भोजपुरी में रचना भी लिखी हूँ, परंतु गीत की आप बात कर रही हैं, मैंने एक फ़िल्म में भी अभी एक विदाई गीत लिखा है, भोजपुरी फ़िल्म में। लेकिन मैं एक गीत सुना रही हूँ जो मैं विद्यालय के दिनों में हम लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, जी जी, तो मैं गा स्वागत रही है। हूँ। चाँद मारे, चाँद मारे किरनिया के बान, करजवा में तान तान के चाँद मारे, चाँद मारेला किरनिया के तान, करजवा में तान तान के हो अकेली मोहे जान जान के। समझ में आ रहा है सबको? हो जी अकेली जी, मोहे जान जान के चांद मारे हिरनिया के बान, करे जवा में तान तान के चांद मारे। नदिया की धार डोले कुहू की कोयलिया बोले, नदिया की धार डोले कुहू की कोयलिया बोले, हाय हो रामा हो हाय बसिया बजावे बेईमान, ओ अरे बसिया बजावे बेईमान, जगावे मोहे जान जान के चांद मारे, चांद मारे किरनिया के बान, करजवा में तान तान के हमरिया मरैया में दिल की मरैया में, हमरिया मरैया में, हमरिया मरैया में दिल की मरैया में, अगवा लगावे बेईमान, सतावे मोहे जान जान के, अरे अगवा लगावे बेईमान, सतावे मोहे जान जान के चांद मारे, चांद मारे हिरनिया के बान, करजवा में तान तान के। अब देखिए ये गीत जो है एक विरहनी का गीत है कि चांद से कह रही है कि तुम किरण के बाण मुझे तान तान के मार रहे हो, उसका पति नहीं है, उसका प्रेमी नहीं है, तो उस विरह में वो वेदना में वह गा रही है, पिया परदेस गईले, पिया परदेस गईले कुछ न संदेश भेजले, पिया परदेस गईले कुछ न संदेश देले, अरे छोड़ गईले कौनो गुमान, अरे छोड़ गईले कौने गुमान, अकेली मोहे जान जान के चांद मारे, चांद मारे किरनिया के बान, करजवा में तान तान के हमरिया मरैया में दिल की मरैया में, हमारी अमरैया में दिल की मरैया में, अगवा लगावे बेईमान, सतावे मोहे जान जान के चांद मारे, चांद मारे किरनिया के बान, करजवा में तान तान के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कोई भी म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं है, इनकी आवाज और जो है सुमधुर इतनी है कि सच में सुनने का ही मन करते रहता है। तो हमें लगता है कि सब आदरणीय इंदिरा जी जुड़ी हुई हैं, बोल रही हैं, वाह वाह बहुत सुंदर, सच में बहुत ही सुंदर। जितनी अच्छी आवाज है उतनी अच्छी गायकी है इनकी। तो आपने जब शुरू में बताया था कि तो आपके जो अपना आदर्श खूबसूरत है चेहरा भी है, ये माता भी बोलते चलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि आदरणीय प्रेरणा जी भी बहुत ही तारीफ कर रही हैं, क्योंकि वो उनकी ही फरमाइश धन्यवाद थी, उनकी प्रेरणा जी। फरमाइश पूरी की गई। जी, और सच में बहुत ही सर, मैं तो इतना ही कहूंगी सर्वगुण संपन्न है, कुछ भी नहीं, खेल कूद से लेके। आदरणीय नरेश सर जी कह रहे हैं वाह वाह बहुत सुंदर जी, बहुत शुक्रिया। और
बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति त्रिपाठी सर कह रहे हैं जी, बहुत धन्यवाद। आवाज में खनक है, बिल्कुल सही कहा, आवाज में भी खनक है और बातों में भी लचक है और वैसे आज मेरा गला बहुत बैठा ही हुआ है, सुंदर मुझे गीत पता और था गायन भी जी। भी मुझसे गीत गवाएंगी, परंतु फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, आप लाइव आए और आपसे गीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि मैं हमेशा आपको सुनते रहती हूँ, आपकी संचालन भी देखती रहती हूँ, हर जगह एक्टिव है। और आपने शुरू में कहा था कि आप जो है सब कुछ आपको विरासत में मिलता है, तो ये ऐसी विरासत है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है और इससे बड़ी विरासत कुछ भी नहीं होती है। जो हमें ज्ञान मिलता है गीत का, संगीत का, लेखनी का, और तो ये सब बहुत बड़ी चीज होती है हमारे माँ बाप की तरफ से। धन दौलत जमीन जायदाद तो सब चले जाते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद रूपी ये जो हमारी लेखनी होती है, जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, आप प्रतिभा की धनी है, ईश्वर ने आपको प्रतिमूर्ति एकदम ताजमहल बनाया है, तो बहुत ही हर चीज में आप परिपूर्ण हैं। आपने शुरू में कहा था कि आपके पिताजी की एक रचना, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी जरूर सुनाऊंगी। अभी आपने जी, कहा दर्दी इंदिरा जी कह रही है मस्ती भरा गीत मस्ती के साथ है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। आपने कहा कि विरासत में या माँ सरस्वती का जो वरदान है, तो माँ सरस्वती के भंडार के बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। हमने पढ़ा है इसे बिल्कुल कि माँ सरस्वती जो बिल्कुल है बिल्कुल जो विद्या की देवी होती है, और विद्या जो है बांटने से बढ़ती है। न चौर्यहारी न बिल्कुल चराचर्यम न भाति भाज्यम न जयकारी व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम बिल्कुल सर्वधनम। सही बात। तो ये विद्या ऐसी चीज होती है। तो पिताजी की रचना थोड़ी सी याद है, पूरी तो याद नहीं है, परंतु मैं सुनाती हूँ। पिताजी कलकत्ता जी में रहा जी करते थे, छोटी छोटी रचनाएं हैं, बड़ी मजेदार हैं, आप सुनेंगे। उस समय कलकत्ता में जो कलकत्ता निवासी लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, चूंकि पिताजी विद्यालय महाविद्यालय में थे वहां पे, तो उनके ऊपर छोटी छोटी रचनाएं लिखते थे। और कुछ उस पीढ़ी के नवयुवक जो गलत राह पर जा रहे थे, तो कैसे लोग पहले लोग लिख लिख कर दोहा और कविताएं अपना प्रेरित किया करते थे। तो पहला तो ये है कि ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कि तेल पड़ी पटिया है पड़ी, तेल पड़ी पटिया है पड़ी, सिर मांग कढ़ी कटी लेत हिलोरी। तेल पड़ी पटिया है पड़ी, सिर मांग कढ़ी कटी लेत हिलोरी। पहिनन की गति कछु और है, कछु घाघरो कछु सारी ने जोड़ी। अब बंगाली लोग का आपने धोती पहनना देखा होगा शायद। तो तेल पड़ी पटिया है पड़ी, सिर मांग कढ़ी कट लेत हिलोरी। पहिनन की गति कछु और है, कछु घाघरो कछु सारी ने जोड़ी। दोष लगे है उमा तुम्हें, उमा शंकर मेरे पिताजी का नाम है। धोख लगे हैं उमा तुम्हें, नर है धौ 16 वर्ष की गोरी, नर है धौ 16 वर्ष की गोरी। तो वो स्त्रियोचित होकर थोड़ा चला करते थे लोग, तो पिताजी हमारी उनके ऊपर ये कविता लिखे। फिर शंकर सलोने मैन जेंटिल कहाएंगे, जैकेट के पॉकेट में वॉच लटकाएंगे, घूमेंगे घमंडी बन लड़की का पकड़ हाथ, पिएंगे बारंडी मीट होटल में खाएंगे। तो ये मेरे पिताजी की रचनाएं हुआ करती थी। उस समय का जो देश काल, और कहते हैं कि समय जो ऐसा था, लोग बिगड़ रहे थे। समय हर समय में लोग थोड़ा भटकते हैं, भटकाव होता है। तो उनकी ये छोटी-छोटी रचनाएँ हैं जो हम लोग के आज तक याद हैं। तो वो सब अच्छा लगता है पढ़ने में, याद करने में। और भोजपुरी में भी वो लिखा करते थे, भोजपुरी की भी रचना थी उनकी, जो 4 पंक्तियाँ वो भी गुनगुना देती हूँ कि वो कुछ जाति-पाति पे था, मुझे अभी हाँ, कहिया भेद घृणा हटि जाई, कहिया ऊंच नीच मिट जाई, कहिया भेद घृणा हट जाई, कहिया ऊंच नीच मिट जाई, कहिया ब्राह्मण डोम चमारेक समनवा हुई है ना। माधव कहिया पूजी सधवा, हर्षित मनवा हुई है ना। माधव कहिया पूजी सधवा, हर्षित मनवा हुई है ना।
तो समाज में जाति पाति का भेदभाव था, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि सब समान हो जाए, जाति पाति का भेदभाव हट जाए, धर्म का भेदभाव हट जाए, हम सब एक हो जाए, यही प्रार्थना रहती है। हर पीढ़ी के लोग यही चाहते हैं और शायद हम भी यही चाहते हैं। खुशी जी व्यस्त है, जी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके साक्षात्कार लेते हुए अपने बच्चों के हाँ साथ भी व्यस्तता बनी हुई है। जी जी बेचारी परेशान हो बिल्कुल रही है। सही सही कहा आपने। बच्चे हैं, वो आवाज कर रहे थे, वो उसको आवाज कर रही थी मत करो, तो अच्छा, इसलिए अच्छा। हाँ सच में उनकी जो लेखनी थी बहुत ही अच्छी थी। और जो है कि उनकी लेखनी को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो सुनते सुनते हम जो लिखना शुरू करते हैं वो तो उतनी तो नहीं, लेकिन हाँ उनसे ही सीख मिलती है। तो बहुत ही अच्छी रचना थी उनकी और हमेशा जीवंत रहेगी। बहुत कम सुनने के लिए मिलती है कि हाँ हमारे माता पिता द्वारा लिखा हुआ रचना है जो आप सुने, तो बहुत ही जी, अच्छा लगा सुन के। क्योंकि आप देखिए कोई भी महिला होती है, पहले एक बेटी होती है, उसके बाद जब शादी हो जाती है तो सबसे पहले वो एक गृहिणी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले एक वो गृहिणी होती है। तो उसके बाद ही वो शिक्षिका या फिर माँ या कुछ भी जो भी हो बने। लेकिन आप एक गृहिणी को ऐसी मतलब क्या संदेश देना चाहेंगी जो कि वो अपने पैशन को चुने या अपनी जिम्मेदारियों को, किस तरह से वो अपने पैशन को भी पूरा करे और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करे। तो उसको अगर छोड़ना पड़े किस तरह से सामंजस्य दिखाना चाहिए, एक गृहिणी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर देना लाज़मी है सारी नारियों के लिए, नारी स्त्री शक्ति के लिए। देखिए ये भाषण देते वक़्त मंचों पे कह देना बहुत आसान होता है कि आप सब कुछ कर सकती हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि आप गृहिणी भी बन सकती हैं, आप नौकरी पेशा भी बन सकती हैं, घर से बाहर जाकर नौकरी कीजिए यदि संभव है तो। यदि दोनों नाव पर पैर रख कर के आप चल सकती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। परंतु इतना आसान नहीं होता क्योंकि गृहिणी जो होती है कहते हैं गृह, अब गृह की रक्षा करे या बाहर जाकर वो देखभाल करे। तो इतना आसान, इतना सहज नहीं रहता किसी भी नारी का जीवन कि अपने बच्चों का पालन-पोषण करे, उन्हें अच्छी शिक्षा-दीक्षा दे, संस्कार दे, समय दे, अच्छा भोजन दे और इसके साथ-साथ बाहर जाकर के वह नौकरी भी करे या अपने प्रोफ़ेशन को, पैशन को चुने जो उसका एक वो है, जो उसका शौक रहा है। खुशी जी, आप जब मैं बोल रही हूँ, तो आप अपने आप को म्यूट कर दें, तो मुझे थोड़ी आवाज़ आ रही है शायद आपकी तरफ से। जब आप प्रश्न करेंगी तब हाँ। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि यदि संभव है क्योंकि नारी शक्ति स्वरूपा होती हैं, यदि संभव हो क्योंकि मैंने भी कई बार अपने पैशन को चुना, कई बार प्रयास किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब मैं बाहर जाती हूँ, बाहरी क्षेत्र में जाती हूँ, तो मेरा एक वजूद बन जाता है, मेरा प्रभाव होता है समाज में, दुनिया पे और मैं एक अपनी दुनिया में जीने लगती हूँ। तब कहीं न कहीं आप जब घर वापस आती हैं, थकी-हारी तो एक उम्मीद पाल कर आती हैं कि जैसे आप पति की सेवा करती हैं, उसको समय से चाय देती हैं, नाश्ता देती हैं, घर का सारा सामान ख़्याल रखती हैं, बच्चों का ख़्याल रखती हैं, शायद आपके लिए भी वही कोई करे। जो शायद हमारे अभी तक के पितृसत्तात्मक समाज में अभी तक बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। आज के पुरुष बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए शादियाँ टूट रही हैं, आप देखिए जोड़ियाँ टूट रही हैं, आज संबंध बहुत विच्छेद हो रहे हैं। आज क्यों लोग साथ नहीं रहना चाहते? हर कोई अपना पैशन पाना चाहता है, अपनी जहाँ आपकी दीवानगी है जिस चीज़ के लिए, उसको पाने के लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तो रिश्ते भी बचाने हैं, परिवार भी बचाना है, बच्चों को संस्कार भी देना है और पैशन भी। सारी चीज़ें एक साथ आप चाहेंगी पाना। अभी हाल में ही मैंने किसी का एक ये देखा कि जीवन ऐसा होता है कि एक-एक करके धीरे-धीरे चीज़ें आपको मिलती जाती हैं। देखिए मेरा पैशन था लिखना, पढ़ना, ठीक है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने अपने सारे शौक स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय के दिनों में पूरे किए। मुझे बहुत शौक था कि मैं शादी के बाद कहीं न कहीं कोई अपना जो जैसे मैं डॉक्टरी करना चाहती थी, मैंने अ, स्कूल में कार्य किया। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा घर कहीं न कहीं हालाँकि मैं बहुत प्रयास करती थी और आप वो जो परफेक्शन का जो एक लाइन होती है ना, जो वो पूरा करना चाहेंगी तो बहुत आसान नहीं होता है। तो एक स्त्री को
सोच समझ के यदि उससे हो पाए तो घर संभालते हुए यदि वो बाहर का कार्य कर सकती है तो अवश्य करे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, अब इसको मैं अभी पटल पे बहुत कैसे समझाऊं। यदि आप बाहर जाती हैं तो आप पैसे कमाती हैं तो घर में आप कर्मचारी रख सकती हैं घर संभालने के लिए, लेकिन एक कर्मचारिणी या कर्मचारी आपके बच्चे को वो माँ का प्रेम नहीं दे सकता। आज विदेशों में महिलाएं, मेरी बहन अमेरिका में रहती हैं, विदेशों में महिलाएं अपने बच्चों को सुबह उठते ही बच्चे पैदा होते हैं और वो सीधे क्रेच में डाल करके अपने बच्चों को वहां डाल के अपने जॉब पे चली जाती हैं। तो कहीं न कहीं एक जगह मातृत्व को खोती हैं, कहीं न कहीं उनका बच्चा वंचित रह जाता है। अब वो इस अपराध बोध से कभी नहीं ग्रसित होती, चूँकि वो विदेशों में रहती हैं। और हम भारतीय समाज की नारियाँ और स्त्रियाँ जो होती हैं, जो माँ शब्द का जो है ना चरितार्थ करना, ममता की मंजूषा, करुणा का क्रोड़, वात्सल्य की वाटिका, स्नेह का सुख सदन, हम माताएँ जो होती हैं, मदरहुड जो होता है भारत में एक अलग ही रूप लेता है। हालाँकि माँ तो माँ होती है विश्व के किसी भी कोने पे हो, परंतु हम चाहते हैं अपना मातृत्व जीना और शायद इसीलिए कहीं न कहीं अपने पैशन को खोने लगते हैं, अपने बच्चों की खातिर, अपनी औलादों के खातिर। और एक एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि अपने बच्चे का प्रेम खो करके वो अपने पैशन को जिए। तो कोशिश करें कि शादी के पूर्व अपने सारे पैशन पूरे करें आप। आप इतना इंतज़ार और प्रतीक्षा ना करें कि विवाहोपरांत ही पैशन पूरा करेंगी आप। और विवाहोपरांत भी बहुत सारे पैशन हैं हमारे पीढ़ी की स्त्रियों के लिए जो आप कर सकती हैं घर बैठे। अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी दुनिया में चीज़ें आ गई हैं, अभी समय बदल चुका है। लेकिन विवाह तभी करें जब आप अपना पैशन पूरा कर लें। आप तभी शादी करें। आप पढ़ना, लिखना, कोई नया काम करना चाहती हैं, विवाह के पूर्व ही करें। विवाहोपरांत फिर आप अपना वैवाहिक जीवन जिएँ, अपने बच्चों को पालें और जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो फिर अपने पैशन में वापस आ जाएँ। तो ये सामंजस्य, ये तारतम्य जो है आपको स्वयं बिठाना है और जीवन को की बागडोर, जीवन की नैया जो है मैं कहती हूँ कि आशा की नैया है, राम खेवैया है। उस पार बाबुल का द्वार, रे माझी नैया लगा दे किनार। तो ईश्वर पर छोड़िए, प्रार्थना कीजिए कि ऊपर वाला जो है कान्हा जी जो है आपकी नैया को पार लगाएं और भरोसा रखिए उन पर। लेकिन हाँ, एक स्त्री के लिए यही संदेश है कि विवाह के पूर्व अपने पैशन को, अपने अंदर की जो भी आपकी खूबियां हैं जिसको आप निखारना चाहती हैं, अपने माता पिता से बोल के उसको बहुत आगे तक ले जाएं और तभी आप विवाह करें। और जीवन साथी चुने तो उससे पूछ करके कि क्या तुम मेरे पैशन को पूरा करोगे, क्या मेरा यह पैशन है, तुम मेरा साथ दोगे। अगर जीवन साथी है और आप उसकी अर्धांगिनी हैं तो जरूर ही वह पूरा करेगा। और वो समय नहीं रहा खुशी जी, जो पहले लोग स्त्रियों को सिर्फ चाहते थे कि चाय लेकर, नाश्ता लेकर, खाना लेकर आए। हालांकि हर पुरुष आज भी कहीं ना कहीं मन के कोने में यह सोचता है कि पत्नी का स्वरूप वही होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए हर नारी और स्त्री को कि संबंधों को पहले निभाए, रिश्तों को पहले देखे, उसके बाद ही कुछ करे, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत ही जी, आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं समाज पर सुंदर विश्लेषण। बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने और बहुत ही स्पष्टीकरण, मैं 100% सहमत हूँ आपसे। प्रेरणा जी कह रही हैं, जी हाँ, बहुत ही सुंदर सुझाव, सुंदर जीवन अनुभव। जी हाँ, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सुंदर कह रही हैं। स्वागत करती हूँ और सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और काफी कुछ सीखने, जानने के लिए इस 1 घंटे के सफर में सभी लोगों ने जाना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ। आदरणीय नरेश नाथ सर जी जुड़े हुए हैं अब तक, ये बहुत सही कहा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही धन्यवाद प्रेरणा दी। तो इसी बीच हमारे आदरणीय संस्थापक सर जी, अंजनी सर जी जुड़े हुए हैं, जो कि चेहरे से बहुत ही थके हुए लग रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ऑफलाइन कार्यक्रम था इनका और व्यस्त रहते हैं अपने कॉलेजों में। तो मैं आगे का जो है कि मुझे यहाँ तक का तो सफर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपसे जो सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जितना सीखा अब तक के सफर में बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी सीखते जाएंगे। और आदरणीय त्रिपाठी जी कह रही हैं, नमन आप जैसी नारी को। बिल्कुल हाँ, सही, मैं भी नमन करती हूँ इनको और बहुत अच्छी सीख मिलती है।
आदरणीय संस्थापक सर जी से कहूंगी कि वो आभार ज्ञापन करें और जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। शुक्रिया, स्वागत है सर। जी 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 खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मेरा स्टैंड थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था और मैं एक कार्यक्रम में था। आपने निसंदेह कहीं कहीं बहुत अच्छी रीडिंग की। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, अखिल भारतीय काव्य मंच को प्रणाम करता हूँ, अपने पटल से जुड़े हुए सभी सुधी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, आदरणीय पोएट यूके त्रिपाठी जी को, आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को, आदरणीय नरेश नाथ जी को, आदरणीय खंडेलवाल सर जी, रामेश्वर पांडे सर जी, या जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जी, बजरंग लाल केजरीवाल सर जी को, एस.टी. बर्मन स्टाइल की जी सर, मुझे लगता है एकदम स्टार्टिंग से जुड़े हुए। मैं एक ऑफलाइन कार्यक्रम में था, मैं क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आज के कार्यक्रम की नायिका हमारी स्मृति त्रिवेदी जी जो रही है नेत्री, और इनका बहुत ही सफल और शानदार इंटरव्यू साक्षात्कार किया है आदरणीय खुशी झा जी ने, जो कि हमारी टीम की उपाध्यक्षा संयोजिका भी है, अखिल भारतीय मंच से लगातार जब से जुड़ी है। डी सोमर सर को प्रणाम करते हुए सर आपका अभिनंदन करता हूँ। जब से जुड़ी हुई है तब से मंच को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जा रही है और कहीं न कहीं एक विशिष्ट पर्सनालिटी को ही एक लेकर के आती है, एक अच्छे व्यक्तित्व को। और जैसा नाम सुना था वैसे सच में और आपकी स्मृतियां, स्मृति जी बहुत दिनों तक कहीं कहीं जहन में रहेगी। और मैं सच कहूं तो, दिल की बातें कहूं तो, जितना सुंदर गला आपने कहा, जितनी एक बार आपने कहा जितनी सुंदर आवाज है उतनी अच्छी प्रस्तुति है, ऐसा कुछ कहा जी। जितना सुंदर चेहरा है उतने ही अच्छे गीत है, उतनी ही शानदार प्रस्तुति है, उतना ही मधुर कंठ और गला है जी, शानदार। और कहीं कहीं मुझे हल्का था आपको देख करके, थोड़ा सा कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रियंका चोपड़ा की मुझे याद आ जाती है जी। जी जी नरेश नाथ सर को प्रणाम करता हूँ, अंजलि जी, विकास जी और पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं। सर आपका अभिनंदन मंदन है और आपका कार्यक्रम बहुत जल्द लगाता हूँ। और आपके लोग कहीं कहीं आकर के अखिल मंच को उत्थान दे देते हैं, ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, बुलंदियों पर ले जाते हैं, इसके लिए आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय स्मृति जी, मैं आपको आधा ही सुन पाया, लेकिन जितना सुना कहीं कहीं वो बहुत ज्यादा पाया। जो भी मैंने आपके बारे में सुन रखा था उससे कहीं बहुत ज्यादा पाया। और आपका मैं पुनः एक बार स्वागत बंदन करते हुए आपको पटल पर आमंत्रित भी करता हूँ, अग्रिम आमंत्रण दे रहा हूँ कि कभी आपको मौका लगे तो आप कभी सम्मेलन में या तो एकल हमारे साथ जरूर जुड़े। मैं मुंबई से अंजनी कुमार द्विवेदी, हिंदी प्रवक्ता, और साथ ही साथ एक छोटा सा मंच अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई चलाता हूँ। और कहीं कहीं कभी न कभी 7 से 8 के बीच में हमारे कार्यक्रम चलते हैं। यदि आपको समय लगे तो एक आध बार देखें। आपके महिला मंच के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय नरेश नाथ सर के द्वारा स्थापित पटल की बहुत सारी नेत्रियां जुड़ती हैं, बहुत सारी कवित्रियां, बहुत सारे महिलाएं भी जुड़ती हैं। कई लोगों को मैं कवि या कवित्रियों की श्रेणी से बाहर भी रखता हूँ, उनको मित्र या स्नेही जन का बोधन देता हूँ जी। सब कुछ ईश्वर ने मेम को भरपूर दिया है, तो मैं आपका हृदय तल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप दोहा कतर से लगातार 1 घंटे 12 मिनट 13 मिनट 1 सेकंड अब हो गए हैं। आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बेशकीमती समय पटल को देने के लिए भी मैं पटल संस्थापक अंजनी कुमार द्विवेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय स्मृति जी। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी दिन और हमारे पटल को अपना 1 घंटे बेशकीमती देंगी और हम लोग आपको जी भर के आपके गीतों को, गजलों को, भोजपुरी चीजों को, आपके पिताजी द्वारा लिखित रचनाओं को सुन पाएंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा, ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और जी, मेरी व्यस्तता के नाते मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और रिकॉर्डिंग तो मैं रात में अपने हर कार्यक्रम की, चाहे मुझे सुबह 4 से 5 बज जाए, मुंबई की लाइव तो देर रात तक चलती है, लेकिन मैं अपने हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जरूर सुनता हूँ। तो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे और उसके बाद भी आपको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी देंगे। अंजनी द्विवेदी जी, मैं बीच में रोकना चाहती हूँ, आपके नाम जी, पर जरूर आपका स्वागत। कि देखिए, मेरा वस्तुतः मेरा जो नाम है वो है द्विवेदी स्मृति भूषण भारद्वाज, विवाह के पूर्व तो मैं द्विवेदी थी, अभी मैं स्मृति त्रिवेदी। क्या बात है। तो जब से मैं द्विवेदी पढ़ रही हूँ ऐसे ही मेरा मन जा रहा है द्विवेदी की तरफ। तो मैंने कहा मैं बोल ही दूं पहले कि द्विवेदी जी देखिए, जिससे द्विवेदी से हम लोग सगोत्री हैं, मेरा भी भारद्वाज गोत्र ही है जी, मेरा भी भारद्वाज गोत्र ही है। चलिए प्रेरणा मैडम जी, जी बिल्कुल, प्रेरणा जी लगातार जुड़ी हुई थी, मैं उनका नाम भूल गया मैडम, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब ऐसे मजबूत दर्शक जुड़ते हैं ना तो मंच कहीं कहीं अपने आप बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और हमारे बीच में स्माइल गर्ल खुशी झा जी हैं। खुशी झा बहुत ही शानदार इंटरव्यू करती हैं, जहां तक मैं पाता हूँ। एक आध बार कुछ गलतियां, ऐसा नहीं इंसान गलतियों का पुतला है,
तो कहीं कहीं मैंने लिंग निर्धारण में लिंग वचन कारक विभक्तियों में दोष पाता था, और इनको टोका तो इतना सुधार इन्होंने किया है कि अब मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई गलतियां होती हैं। तो खुशी जी, मंच को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निसंदेह आप बहुत समर्पित हैं, उसके लिए भी आपका हृदय तल से भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जैसा कि स्मृति जी महसूस ही किया होगा, इनके प्रश्न भी लगातार स्माइल के साथ आते हैं, तो इसके नाते मजाक में भी मैंने इनको एक अच्छा नाम दिया, स्माइल कर रखा है, खुशी नाम रखा। मैं तो कहती हूँ कि माता पिता ने नाम ही, और मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान जीवन में कुछ पाए ना पाए, खुशियां पाले तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात, शानदार। तो मुझे लगता है कि आपको सुनने की तो बड़ी और इच्छा थी, लेकिन मुझे लगता है कि खुशी जी को भी कहीं कहीं उनकी भी समय की मजबूरियां है, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि स्मृति जी की चंद पंक्तियों से ही समापन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं 1 मिनट और लूंगा पटल से जुड़ने वाले अपने सभी दर्शकों का, सभी सुधी श्रोताओं का, के त्रिपाठी जी का, प्रेरणा सिंह जी का, आदरणीय नरेश नाथ सर जी का, केजरीवाल सर जी का, या रामेश्वर पांडे जी का, या जितने लोग भी जुड़े, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी का, मैं सभी का हृदय तल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। कुछ भूल चूक में किसी का नाम छूटा होगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। और 1 मिनट खुशी जी, अब स्मृति जी की चंद पंक्तियों से समापन हो, और पुनः एक बार स्मृति जी को और खुशी जी को एक शानदार साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद। दोनों साथ में देता हूँ कि आप दोनों ऐसे ही पटल से अपना अपना जो आशीर्वाद पटल पर बनाए रखें। आप सभी को प्रणाम करते हुए शुभ रात्रि। और स्मृति जी, आपकी 2 पंक्तियों से समापन हो तो अच्छा रहेगा। जरूर मैं सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल मैं आखिरी में चाहूंगी कि मैं यह संदेश दूं आप सभी को, बल्कि जितने भी श्रोता हैं, पूरी दुनिया को चाहूंगी, जब भी कभी कोई सुने, कि मोहब्बत को लेके काफी लोगों को, बहुत लोगों को एक प्रश्न रहता है कि मोहब्बत क्या है। तो मेरी पंक्तियां हैं, कुछ चंद पंक्तियां जो आप दिल तक पहुंचे तो दाद दीजिएगा, और जोड़ पाइए तो समझ पाइए कि कैसे पुरानी पीढ़ी से अब तक की पीढ़ी में बदलाव आया है, और आखिर में मोहब्बत क्या है। प्रश्न ये मेरी तरफ से है, श्रोतागण जवाब देंगे। नयन से देख भर लेना, बताओ क्या मोहब्बत है। नयन से देख भर लेना, बताओ क्या मोहब्बत है। एक वक्त हुआ करता था जब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो वो हुआ करता था बैठे बैठे जीने का सा। तो वो वक्त बदला, फिर कैसे बदलाव आता जाता है, आप मेरी पंक्तियों पे ध्यान देंगे तो समझ में आता जाएगा कि नयन से देख भर लेना, बताओ क्या मोहब्बत है। आलिंगन बद्ध कर लेना, कहो क्या ये मोहब्बत है। उपहारों का लेना देना, बताओ क्या मोहब्बत है। ये प्रश्न है मेरी तरफ से। और अब की पीढ़ी, स्पर्श और अधरों का चुंबन, बताओ क्या मोहब्बत है। मोहब्बत क्या है। स्पर्श और अधरों का चुंबन, कहो क्या ये मोहब्बत है। तो फिर मीरा की राधा की कहानी ही अधूरी है। तो फिर मीरा की राधा की कहानी ही अधूरी है। उन्हें कान्हा न मिल पाए, मोहब्बत फिर भी पूरी है। उन्हें कान्हा न मिल पाए, मोहब्बत फिर भी पूरी है। तो इसी उत्तर के साथ मैं अलविदा कहूंगी। बहुत लंबी कविता है मेरी, परंतु मोहब्बत यही है, समर्पण है। प्रेम जो होता है वो आकर्षण में नहीं, समर्पण में होता है। लेकिन श्रोतागण बताए मुझे कि इस प्रेम में क्या है, वो उत्तर दे जरूर। मैं चाहूंगी इनबॉक्स में कि क्या प्रश्न का उत्तर है। मैं अंजनी जी से भी चाहूंगी कि मोहब्बत क्या है, मुझे बताएं। खुशी जी से चाहूंगी जानना कि मोहब्बत क्या है। आपने बड़ा जटिल प्रश्न कर दिया है, लेकिन कहना है कि सच्ची मोहब्बत को कब मुकाम मिला है। अरे ना मीरा को मोहन और ना राधा को श्याम मिला है। क्या बात है, क्या बात है। बस मेरी पंक्तियां भी कुछ ऐसा ही कह रही थी कि बस मोहब्बत जो है वो समर्पण में है, त्याग में है, और शायद जो नाम मिल पाए वही मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत बनी रहती है चीज नहीं मिलने पर। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अलविदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद
अखिल सभी को भारतीय धन्यवाद, मुंबई सभी को प्रणाम। जी जी, बहुत धन्यवाद स्मृति जी, सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि, मिलते हैं जी, किसी मोड़ पर। बहुत बहुत सितारों को शुक्रिया आंखों दी में और महफूज बहुत रखना, प्रणाम करती हूँ। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। फिर मुलाकात होगी। हफ्ते में क्या हफ्ते जी, जी जी। बोल दिया है। क्या जी बात जी, है किसी क्या दीदी, मोड़ पर बात फिर है। बहुत मुलाकात। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत है। जी जी, अगर पहले हमसे स्मृति कोई जी मीट गलती करें हुई तभी। हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल सभी जी श्रोताओं स्मृति जी, को पहले आप लीव करें, आप हमारी गेस्ट हैं, नहीं तो हम लोग लीव नहीं करेंगे। जी, हमारे अभी ईद की छुट्टियां हैं, बहुत सारी पार्टीज है, मतलब हमें बस हर रोज कुछ ना कुछ वैसे रहता है। मन तो नहीं हो रहा कार्यक्रम छोड़ा जाए, लेकिन समय की अपनी मजबूरियां हैं, हम सभी की अपनी मजबूरियां हैं। जी जी, जी, बहुत सभी बहुत को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं अंजलि कुमार द्विवेदी, हिंदी प्रवक्ता, मुंबई से। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आमंत्रण के लिए। बाय। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।